सबसे पहले वैज्ञानिक है। और अगर आप भारत के बाहर जाओ दूसरे देशों में, लोग रामकृष्ण को नहीं जानते, लोग किसको जानते? बुद्ध को जानते। इसलिए नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? बुद्ध की धरती से आए, तब नहीं कहते राम की धरती से आए। और यहां बुद्ध के अवशेष मिटा करके राम की मूर्ति लगा है। राम का कोई अता पता नहीं कब पैदा हुई है कोई अता पता? क्योंकि पैदा ही नहीं हुए तो पता कहां से होगा? जमीन के नीचे खोदा तो बुद्ध मिले, जहां कहते थे राम पैदा हुए, वहां जब जमीन के नीचे खोदा तो बुद्ध मिले, राम नहीं मिले। तो राम काल्पनिक है, राम पैदा नहीं हुए। आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश में लड़ाई करवाई जा रही, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, या अयोध्या का मामला। क्या हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है? हमारे भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बुद्ध और ब्राह्मण की लड़ाई है। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बुद्ध और ब्राह्मण की लड़ाई है। ब्राह्मणों ने जो बुद्ध के अवशेष थे, जो अशोक के अवशेष थे, उसके ऊपर बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, उस पर कब्जा किया हुआ है। और मैं ये बात चुनौती देकर के कह रहा हूं, पूरे भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर ब्राह्मणों के हैं, अगर ब्राह्मणों की औकात है, उसके नीचे खुदाई करवा करके देख ले, हर जगह बुद्ध और अशोक के अवशेष मिले, हर जगह। क्योंकि धरती पर बुद्ध और अशोक पैदा हुए, राम और कृष्ण पैदा नहीं हुए, इसलिए उनके अवशेष मिलने के कोई सवाल नहीं है। जहां जहां खुदाई, मैं मथुरा गया था, अभी मथुरा का मामला चल रहा, मैंने मथुरा का म्यूजियम देखा। आप भी कभी जाना मथुरा तो देखना, सारा का सारा बुद्ध का, सारा बुद्ध का पूरा म्यूजियम भरा हुआ है। कृष्ण की तो उस म्यूजियम में एक भी मूर्ति नहीं मिली, नीचे खुदाई में नहीं है। तो हमारा गौरवशाली इतिहास है बुद्धा का, अशोक का। जब भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, किसके समय में था? ब्राह्मणों के समय में था। आज आरएसएस के मोहन भागवत कह रहे हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। अरे अखंड भारत तो हमारे पुरखों ने बनाया था। अफगानिस्तान तक भारत था, पुराना नक्शा उठाकर देख लो। आज 200 यूनिवर्सिटियों में भारत का नंबर नहीं है दुनिया के। और जब हम लोगों का राज था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटियां थी। आज किसी का लड़का अगर अमेरिका में पढ़े तो सबको सीना ठोक ठोक के बताएगा कि हमारा लड़का अमेरिका पढ़ता है। और उस समय दुनिया के लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उनका बच्चा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस बात पर गर्व करते थे। जो इतनी विकसित सभ्यता थी, जो इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित था, इसको खत्म किसने किया? इसको बर्बाद किसने किया? तो इसको ब्राह्मणों ने बर्बाद किया। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था, अंतिम मौर्य राजा वृद्धरथ की हत्या किया और इस देश में जाति व्यवस्था बनाने का काम किया। 6000 जातियों के टुकड़ों में बांटा। मनुस्मृति लिखा और मनुस्मृति में लिखा कि अगर इनके कान में ज्ञान का शब्द पड़े तो शीशा पिघला कर डालना चाहिए, आंख से देख ले तो सूजा डालना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काटना चाहिए। ऐसे कानून ना अंग्रेजों ने बनाए और ना मुगलों ने बनाए, ऐसे कानून ब्राह्मणों ने बनाए। लेकिन अंग्रेजों से भी हम निपट लिए, मुगलों से भी हम निपट लिए, और जिनसे निपटना चाहिए था उनको गुरु बाबा बनाए। जिनसे निपटना चाहिए था उनको गुरु बाबा बनाए हैं। और जो हमारे लिए अच्छा कर रहे थे अंग्रेज, ज्योतिबा फूले ने लिखा, अंग्रेज हमारे लिए देवदूत हैं, इनसे मत लड़ो। जब तक अंग्रेज हैं तुम्हारे पास मौका है, ब्राह्मणों से लड़ो, क्योंकि ब्राह्मणों ने तुमको पहले गुलाम बनाया है। अंग्रेज तो तुमको पढ़ने, अगर अंग्रेज नहीं आते तो ज्योतिबा फूले पढ़ पाते, बाबा साहब पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते तो हमको अधिकार कैसे मिलते? तो अंग्रेजों की वजह से छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले को हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने का मौका मिला, अंग्रेजों की वजह से मिला है। अंग्रेज तो चले गए क्योंकि हम उस समय ज्योतिबा फूले को समझ नहीं पाए।
बाबा साहब को समझ नहीं पाए, साहू महाराज को समझ नहीं पाए। वो कह रहे थे अंग्रेजों से बाद में लड़ लेना, पहले तो इनसे लड़ो जो पहले आके गुलाम बनाए हैं। बाबा साहब भी कह रहे थे, साहू महाराज भी कह रहे थे, ज्योतिबा फुले भी कह रहे थे। तब हम समझ नहीं पाए, अंग्रेज चले गए, 75 साल हो गए। बाबा साहब ने संविधान बनाकर आपको अधिकार भी दे दिया, लेकिन आज वो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आज वो अधिकार खत्म हो रहे हैं, तो उन अधिकारों की लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा। नहीं तो आपको राशन देंगे और राशन देके आपके ऊपर शासन करेंगे, न मरने देंगे न मोटा होने देंगे। आज जो चर्बी थोड़ा चढ़ी ना हम लोगों के ऊपर, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से चढ़ी है, नहीं तो ये चर्बी चढ़ती नहीं। ये चर्बी बाबा साहब के संविधान की वजह से चढ़ी है, इसलिए उस संविधान को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़े। बुद्ध ने, चूंकि ये इतनी बड़ी लड़ाई है, आप अकेले नहीं लड़ सकते। बुद्ध महान थे, इसके बावजूद भी उन्होंने संगठन बनाया और संगठन बना करके उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज देश भर में उसी लड़ाई को लड़ने का काम पामसेब संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले विचार में परिवर्तन करना है। लोग जैसा सोच रहे हैं वो सही नहीं है, उनको सही रास्ते पर लाना है। जैसा बाबा साहब सोचते थे, जैसा साहू महाराज सोचते थे, जैसा बुद्ध सोचते थे, जैसा काशीराम साहब सोचते थे, जैसा जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, लल्लई सिंह यादव सोचते थे, वैसा सोचने वाला विचार लोगों के अंदर फैलाना होगा। वैसी सोच लोगों की बनानी होगी। जब वैसी सोच बनेगी तो एक सोच के लोगों का एक संगठन बनेगा और एक सोच के लोगों का एक संगठन बनेगा तो हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, साहू महाराज को मानते हैं, तो ये काम हमको करना पड़ेगा। केवल अपना अपना करने से काम नहीं बनेगा, समाज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब ने समाज की लड़ाई लड़ी, इसलिए समाज को अधिकार मिला है। आज वो अधिकार खत्म हो रहे हैं, इसलिए उस लड़ाई को लड़ना पड़े। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनके ऊपर ब्राह्मणों का नशा थोड़ा ज्यादा है, गुलामी थोड़ा ज्यादा है। तो वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो उनका ही नशा उतारने का काम है। अभी जो नशा चढ़ा है ना, वो नशा उनका ही उतारने के काम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगा हुआ है। क्योंकि जब तक ओबीसी के लोगों को वहां से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक वो ऑक्सीजन, खाद पानी ब्राह्मणों को देते रहेंगे और ब्राह्मणवाद हावी रहेगा, मजबूत रहेगा। वो पाइप जो है ना ऑक्सीजन देने वाली, उस पर कैंची लगाने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कर रहा है और उसकी प्रक्रिया आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। नहीं दिखाई दे रही है ऐसा नहीं है, दिखाई दे रही है। अभी सोशल मीडिया में आप देखो तो बैकवर्ड क्लास के लोग अभी लिखने में पीछे नहीं है, अभी धुआंधार लड़ाई चल रही है। और जब हम 25 तारीख को हमने भारत बंद किया, जाति आधारित जनगणना सहित 10 मुद्दों को लेकर के, तो और ज्यादा थोड़ा बीपी बढ़ गया आरएसएस का। और जब बीपी थोड़ा ज्यादा आरएसएस का बढ़ गया, टीवी वालों ने खबर चलाई, मगर वो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का नाम तक नहीं लिया, वामन मेश्राम का नाम तक नहीं लिया। इतना ज्यादा डर है, भारत बंद हो रहा है, खबर चलाना पड़ा। क्योंकि इतना बड़ा भारत बंद ही हो रहा था कि खबर से नहीं चलाते तो उनको लग रहा था कि लोग कहेंगे कि ये लोग खबर नहीं चला रहे। खबर चलाया मगर नाम तक नहीं लिया, इतना ज्यादा डरे हुए हैं। और जैसे 92 में जब ओबीसी के मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, जब ओबीसी की लड़ाई शुरू होती है तो ब्राह्मणों को डर लग जाता है। अब ओबीसी हटा ओबीसी हटा तो हम ऊपर से नीचे आए। तो ऊपर बैठा है उतना तेजी से नीचे आए, और जो जितना ऊपर होता है ना, जब गिरेगा तो उतना ही चिथरे होंगे, उसका बचेगा नहीं फिर। तो ब्राह्मणों को डर लगता है, ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ेगा तो हट जाएगा तो हम नीचे गिरेंगे तो चिथरे हमारे होंगे, इसलिए रोकना होगा।
जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तब उस समय विवाद खड़ा किया राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, और विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा जैसे तमाम ओबीसी के नेताओं को आगे करके ओबीसी को गुमराह करने की कोशिश किया। आज पूछो विनय कटियार को, ट्रस्ट बना तो क्यों नहीं रखा तुमको? कल्याण सिंह को क्यों नहीं रखा? उमा भारती को क्यों नहीं रखा? परवीर तोगड़िया को क्यों नहीं रखा? जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम बढ़िया वाले हिंदू, जब चंदा देना हो तब हम बढ़िया वाले हिंदू, वोट देना हो बढ़िया वाले हिंदू, और जब हिस्सा मांग ले खराब वाले, हिस्सा मांग ले तब खराब है, बाकी बढ़िया है। अभी जब हमने गिनती के लिए भारत बंद किया था, दोबारा विनय कटियार आ गए। कभी मीडिया में देखा था विनय कटियार को? विनय कटियार को मीडिया गायब कर दिया था क्योंकि उनका इस्तेमाल हो चुका था, काम खत्म हो चुका था ओबीसी के मुद्दे को, मंडल के मुद्दे को दबाने के लिए। लेकिन अभी जब हमने जाति आधारित जनगणना के लिए भारत बंद किया तो ब्राह्मणों को लगा अरे फिर से विनय कटियार का काम है, काम खत्म हो चुका था, नहीं फिर से काम है, क्योंकि फिर ओबीसी की लड़ाई खड़ी हो रही है। तो विनय कटियार जैसे लोगों को फिर आगे करना पड़ेगा काशी मथुरा के नाम पर। उस समय अयोध्या के नाम पर विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह को आगे किया, और इस बार जब जाति आधारित जनगणना की लड़ाई शुरू हुई तो क्या किया? काशी मथुरा के नाम पर उमा भारती और विनय कटियार टीवी पर आ गए। उमा भारती, विनय कटियार कभी ये नहीं पूछते ब्राह्मणों को, अरे भाई तुम्हारा जनेऊ संस्कार होता है, हमारा क्यों नहीं करते हो? तुम हिंदू, हम हिंदू, दोनों एक ही हैं, तो तुम्हारा जनेऊ होता है, हमारा नहीं होता, भाई हमारा भी करो। ये कभी नहीं पूछते, क्योंकि जो गुलाम होता है, गुलाम सवाल नहीं करता। गुलाम जो होता है वो सवाल नहीं करता। बाबरी मस्जिद गिरवाया इन लोगों ने, और जब शिलान्यास हो रहा था विनय कटियार को हवा भी नहीं लगने दिया शिलान्यास। और आज विनय कटियार कल फिर टीवी पर आ गए, बढ़ के हिंदू बने। नहीं, काशी मथुरा में भी हमारा दावा है। अरे दावा तुम्हारा नहीं है, दावा तो इस देश के मूल निवासियों का है, क्योंकि खोदोगे तो बुद्ध ही निकलेंगे और कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे अगर खोदेंगे तो। नहीं खुद रहा है तो कम खतरे में है, नीचे खोदेंगे तो ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे रामकृष्ण नहीं है, ऊपर ही है, जो है ऊपर ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है, नीचे नहीं है। तो साथियों ये लड़ाई है, इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। जाति आधारित गिनती की लड़ाई मंडल कमीशन से बड़ी लड़ाई है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो देश भर में बैकवर्डों के मुख्यमंत्री बने। आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में मायावती जी बनी, मुलायम सिंह बने, बिहार में लालू जी बने, नीतीश जी बने, तमाम लोग बने, अलग अलग राज्यों में बैकवर्डों के मुख्यमंत्री बने। और ये जाति जनगणना की लड़ाई इतनी बड़ी है, केवल मुख्यमंत्री नहीं, इससे प्रधानमंत्री भी बनेगा। एक बार तो मोदी को बनाना पड़ा, काठ का उल्लू बनाना पड़ा, मगर बनाना पड़ा, वो डर से बनाना पड़ा। जब 2011 में जाति आधारित जनगणना की लड़ाई हुई तो आरएसएस के लोगों को उसको काउंटर करने के लिए मोदी को सामने लाना पड़ा। और अभी जब फिर से लड़ाई शुरू हो गई है, फिर विनय कटियार और उमा भारती को मैदान में उतारा। लेकिन अभी हम लोग 92 वाले ओबीसी नहीं है। अभी ब्राह्मणों को ध्यान रखना चाहिए कि हम 92 वाले ओबीसी नहीं है। अभी 2022 चल रहा, पानी बहुत बह चुका है, 2022 चल रहा है। अभी जागृत हो गए, और अभी जागृत हो गए हैं तो अभी आरएसएस के झांसे में आने वाले नहीं हैं। इस बार लड़ाई जाति की होगी, जाति आधारित जनगणना की होगी। सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देने का काम करो। अब ये लड़ाई होगी। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही इंसाफ है। और अब ये लड़ाई कोई रोक नहीं सकता, ये लड़ाई होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने एक भारत बंद किया, हालत खराब हो गई। अभी 10 दिन का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी को दिया। 10 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं लिया, दूसरे चरण का भारत बंद घोषित कर, दूसरा भारत बंद अभी घोषित करेंगे और इसका 10 गुना बड़ा भारत बंद करें।
जितना बड़ा भारत बंद 25 का हुआ, उससे 10 गुना बड़ा भारत बंद करेंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है, आरएसएस वालों को क्या लगता है, अरे हमने ईवीएम पर कब्जा कर लिया तो हम देश पर कब्जा कर लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं होने देंगे। ईवीएम पर कब्जा करके तुम विधानसभा और संसद पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन ईवीएम पर कब्जा करके तुम देश की जनता पर कब्जा कैसे कर सकते हो? और अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी पैदा हो, तो आने वाले समय में अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, अब सड़कों पर निपटना पड़ेगा। जब संसद पर ईवीएम से कब्जा हो रहा है तो लड़ाई सड़कों पर लड़ना पड़ेगा, सड़कों पर निपटना पड़ेगा। और दुनिया का इतिहास रहा है, दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को जब जनता सड़क पर उतरी है तो उन्हें जमीन पर पटकने का काम किया है। तो भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है। इस लड़ाई को साथियों हम लोगों को लड़ने की जरूरत है और इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य। धन्यवाद माननीय चौधरी विकास पटेल जी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।